बोले सिंधु घाटी सभ्यता दीजिएगा टॉपिक, यही ना देख रहे थे। तो पीछे पूरा देख लिए थे, क्या है कि प्रागैतिहासिक काल तक के देखे थे पूरा। अब प्रागैतिहासिक काल के बाद आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है? जिसमें क्या है कि लिपि भी मिली है और पुरातत्व की साक्ष्य भी मिली है। लिपि मिली है लेकिन उस लिपि में क्या हो गया है कि उसको पढ़ा नहीं जा सका, यही बात को कह रहा है। तो जिसकी अब यही हो गया क्या है कि कहा कि इससे पहले भी कोई अवशेष खोज हुई तो उस खोज से पता लगा क्या कि ये सिकंदर का समय का काल है। लेकिन बाद में जब हमारे इतिहासकार ने खोज किए तो पता चला कि इससे पहले भी कोई सभ्यताएं थी और वो सभ्यता क्या हुआ, किसी जलवायु परिवर्तित के कारण क्या हो गई, ख़त्म हो गई है और फिर से नहीं सभ्यता का विकास हुआ से। तो अब जो इससे पहले जो सभ्यताएं थी तो उस सभ्यता में देखना है कि वो सभ्यता थी कैसी, उस सभ्यता कितनी विकसित थी, वो सभ्यता में क्या क्या था, वहाँ के लोग कैसे थे। तो अब उस सभ्यता से हम आगे सीख सकते हैं। तो यही पूरा सीखेंगे, कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अब का सिंधु घाटी सभ्यता कहने का मतलब था इसको कि सिंधु नदी थी और उसी सिंधु नदी के तट पर इसका विकास मिला, इसीलिए सिंधु सभ्यता कहा गया या इसको हड़प्पा सभ्यता था। जो स्थल पे खुदाई हुई उस वो स्थल क्या था, हड़प्पा का स्थल था। और उसी हड़प्पा के विस्तार में मतलब जितना एरिया है हड़प्पा का वही पूरा एरिया में इसका अवशेष मिले, जिससे क्या हुआ, इतिहासकार को तार्किक कहने में सही लगी कि तार्किक स्वरूप से ये कौन सी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता मानी गई। तो इसीलिए इसको कहता है, एक ही नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या इसी को कहा जाता है कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो टॉपिक लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी, तो सिंधु और उसकी कौन सी नदी, सहायक नदी। सिंधु और उसकी सहायक नदी में क्या हुआ, कौन सी मैदान, कहा कि सिंधु उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान। तो जो इसकी उपजाऊ मैदान है वो क्या है, सिंधु की सहायक नदी है। जो सिंधु की सहायक के कारण ही उपजाऊ होगा। और कहा कि यहाँ से अस्थायी जीवन यापन हो गया। तो कहा कि जिस तरह से हम अपना जीवन यापन अभी चला रहे हैं ना, मतलब कि पशुपालन, कृषि और जो खाद्य सामग्री मतलब गेहूँ, जौ, चावल, यही सबको ना खाना कर रहा है, दाल, ये सब। तो अब सिंधु से ही पूरा ये खाद्यान्न वस्तुएं उपलब्ध होने लगी। वही जीवन चक्र आज तक हम चला रहे हैं, खाद्यान्न के रूप में क्या चला रहे हैं ना। तो कहा कि जो मानव के जीवन के लिए, जीवन चक्र को आगे चलाने के लिए जो आहार की आवश्यकताएं थी, वो आहार की प्रक्रिया कब से, सिंधु घाटी सभ्यताएं से ही आहार की प्रक्रिया चलने प्रयोग होना चालू हो गई। तो वही सिंधु घाटी से ही जो वस्तुएं खाद्यान्न के रूप में हम लोग प्रयोग करना चालू किया गया उस समय से, वही अभी तक प्रयोग हो रहा है। तो किसके सहायक के कारण, तो कहा सिंधु उसकी सहायक नदी। तो कहे थे कि कहीं पे जो अस्थायी सभ्यता का विकास हुआ वो नदी के किनारे हुई। तो यही नदी जो सिंधु नदी थी उसका क्षेत्र क्या कहा गया, इसकी पानी नदियों की आवश्यकता के कारण उपजाऊ भूमि हो गई। और यही उपजाऊ भूमि से किसकी चालू हो गया प्रारंभ, कृषि होना प्रारंभ हो गया। तो यही कृषि के प्रारंभ के कारण यहीं से क्या हो गया, सिंधु से सभ्यता का विकास हुआ। इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। जो स्थल खोदी गई वो स्थल क्या था, हड़प्पा क्षेत्र में विस्तृत में पूरा फैला हुआ था। यही विस्तृत में पूरा फैले होने के कारण उसको क्या कहा गया, हड़प्पा
सभ्यता। तो वही कह रहा है कि यहाँ सिंधु उसकी सहायक नदियों को लिख लीजिएगा, उपजाऊ मैदान और कौन सी, कांस्य काल। क्या कथा कि उपजाऊ मैदान और कांस्य काल का प्राचीनतम साक्ष्य। कांसा मतलब कि जो पहले हम ताम्र सभ्यता पढ़े थे तो वहाँ पे सिर्फ तांबा ही ना मिलना चालू हो रहा था, यहाँ पे तांबा और टीन दोनों का अवशेष मिलना चालू हो गया। तो अब और उन्नत किस्म की क्या होने लगी, वस्तुएं सब बनना चालू हो गया। तो वही वस्तुएं जब ये बनना चालू हो गया तो वो क्या कहलाया, कांस्य कहलाया। तो हम सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी हम कहते हैं। तो यही यहाँ से कहा गया कि कौन सा काल, कांस्य की प्राचीनतम क्या मिलने लगा का उद्भव हुआ, प्राचीनतम सभ्यता का उद्भव हुआ। कौन सी सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। समझ गए पूरी बात को कि सिंधु घाटी उसकी सहायक नदियों को कौन सा क्षेत्र, तो उपजाऊ मैदान जो कह दिए थे अस्थायी जीवन यापन के लिए। कांस्य की प्राचीनतम साक्ष्य मिली, मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे तांबा और टीन पर दोनों का, इस दोनों को अवशेष को क्या कहा गया, कांस्य कही गई। तो कांस्य का प्राचीनतम सभ्यता का उद्भव हुआ, यही कांस्य युगीन सभ्यता कही गई। इसी को नाम रख गया कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है। क्लियर है यहाँ तक के। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। तो क्या है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। तो जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण ज्ञात होने के कारण इसे सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया, नाम से भी जाना गया, लिख लीजिएगा। यही है क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो जान गया सिंधु नदी के किनारे उपजाऊ क्षेत्र में यहाँ पे इसका विकसित होने के कारण। अब नेक्स्ट कहा कि इसको सिंधु घाटी को हम हड़प्पा की, कंफ्यूज रहते हैं ना, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सिंधु क्या हड़प्पा, क्यों कि उसी को हड़प्पा या हड़प्पा अलग है, सिंधु क्या है। तो क्लियर है कि सिंधु क्या है कि सिंधु नदी के सहायक उसकी नदियों के क्या हुआ कि उसी के सहायक नदियों के क्षेत्र में क्या हुआ, उपजाऊ मैदान का विकास हुआ। और वो उपजाऊ मैदान जो चालू हुई वहीं से अस्थायी जीवन यापन चालू हो गई। तो जहाँ से अस्थायी जीवन यापन चालू हो गई, सभ्यता का विकास हो गया। तो जो पहले सभ्यता का विकास हुई सिंधु नदी के किनारे विकास हुई, तो वो सिंधु नदी के किनारे विकास हुई। और जब इसकी खुदाई और खोज हुआ तो वो कौन सा एरिया को टच किया, हड़प्पा क्षेत्र में मिला। तो हड़प्पा क्षेत्र के विस्तृत मतलब बहुत बड़े एरियाओं में सिंधु का अवशेष मिला। तो उस एरिया के नाम के कारण इसको कौन सा नाम रख दिया गया, हड़प्पा नाम रख दी गई। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या करना चालू कर दिए, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी ये जाना गया। तो अब थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना होना चाहिए कि हड़प्पा क्या है और सिंधु क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लगता है, अधिक तर्क संगत लगता है। तो कह रहा है कि जो ये सभ्यता है, कौन सा सभ्यता, सिंधु घाटी न होकर सिंधु तक सीमित न होकर कहाँ तक, व्यापक के कारण फैले होने के कारण
होने के कारण इसको क्या कहा दिया गया, कहा कि ज़्यादा तर्क संगत लगता है, तर्क संगत लगता है। कौन सी सभ्यता कहना, हड़प्पा सभ्यता कहना। अब आपका क्लियर हो गया ना, हड़प्पा सभ्यता कहना। तो यही कह रहा है कि जो हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, सिंधु एक नदी की सहायक एक सीमित क्षेत्र तक के विस्तृत हुई, लेकिन जो वो सभ्यता पूरा फैल गया तो पूरा एक विस्तृत बड़ी एरिया को कवर कर रहा है। तो वही कह रहा है कि जो यह सभ्यता है वो सिंधु तक के सीमित नहीं है, मतलब कि क्या है कि व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को कवर कर रहा है। इसीलिए पूरा व्यापक क्षेत्र को कवर करने के कारण इसको सबसे ज़्यादा अच्छा तर्क लगता है, तार्किक संगत कौन सी सभ्यता कहना, हड़प्पा सभ्यता कहना। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहना चालू होगा। तो अब साइंस आएंगे, इसको खोज करेंगे कि कौन सिंधु का नाम दिए और कौन हड़प्पा का नाम दिए से लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। अब कैसे उत्पत्ति हुई सो यहाँ तक तो क्लियर है, दोनों नाम में डिफरेंस समझ में आ गया ना। लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मसोन ने 1826 चार्ल्स मसोन ने हड़प्पा सभ्यता के टीले का अन्वेषण किया। टीले का यह समझा कि यह शहर कहाँ का है, सिकंदर महान का समय, सिकंदर महान के समय का। यही है। सबसे पहला बात देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। तो सबसे अब कहते हैं ना कि हड़प्पा की खोज पहला बार हड़प्पा का नाम दूसरा दिया, तो कहा सबसे पहले कहेगा हड़प्पा। तो सर्वप्रथम किसने खोज किए, चार्ल्स मसोन। तो कहा कि हड़प्पा को सर्वप्रथम चार्ल्स मसोन ने 1826 ईस्वी में ही क्या कर लिए थे, खोज की थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का विशाल टीले का अन्वेषण किया, मतलब कि बहुत सारा जो हड़प्पा के अंदर विशाल टीला सब बनी हुई थी। जब उस विशाल टीलों को बना हुआ देखा तो इसका समझा क्या कि यह शहर कौन बसाए होंगे, सिकंदर का समय को कहा गया। समझ गए, लेकिन सिकंदर से पहले ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो अब कहा कि वही सिकंदर महान का समय का कहा, इसीलिए इसको नहीं कहा गया कि क्या है ये, अगर ये हड़प्पा नाम या सिंधु को सभ्यता का नाम दिया। मैंने पहले देखी, लेकिन इन्होंने अपना अनुभव से इस टीला को देख करके अवशेष लगाए सिकंदर। तब पूछ ले क्वेश्चन कि सिकंदर महान, किसने हड़प्पा सभ्यता का नाम को बताया कि सिकंदर महान का समय का काल का है, तो चार्ल्स मसोन ने कब खोज की, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मसोन ने किया। और उन्होंने कहा कि विस्तृत टीले का क्षेत्र को देखा तो इसका नाम रख दिया क्या कि ये सिकंदर महान के समय का है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है, पुरातत्व के जन्मदाता था। वही ना जनरल बनाए गए पहला बार,
जो ये पुरातत्व के जो इसका गठन हुआ तो इसका क्या जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो वही जब इसकी खोद हुई तो इसकी खोदाई के बाद इसको कहाँ भेजा गया? अलेक्जेंडर कनिंघम जी के पास भेजा गया। कब? तो कहा कि 1856 में। भारत में सबसे पहला लाइन कहाँ चला था? रेलवे 1853 में मुंबई से ठाणे। तो वैसे अब विशाल हो रहा है क्योंकि 1856 का काल चल रहा है। तो अब जान रहे हैं ना कि 1856 में अंग्रेजी शासन है, अभी 1857 का विद्रोह होगा। तो वही अभी रेलवे लाइन बिछाने की कामें चल रही है। और वही रेलवे लाइन में कहाँ तक बिछाई खुदाई हो रही है? कराची से लाहौर तक के। तो यही कह रहा है कि 1856 में कराची रेलवे लाइन बिछाते समय कौन था साइंस? जॉन विलियम ब्रेटन ने इनके ईंटों को कहाँ भेजा? ब्रेटन ने ईंटों के टुकड़ों के साथ साथ टुकड़ों को प्राचीनतम वस्तुएं प्राप्त की। क्या कह रहा है कि 1856 में कराची से लाहौर तक के रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन विलियम ब्रेटन ने ईंटों के टुकड़ा का अवशेष मिला ना, खुदाई की। तो जब रेलवे लाइन बिछाई चली थी उसकी खुदाई हुई। तो जब वो पूरा तत्व की जब खुदाई चल रही थी तो उस खुदाई के अवशेष से क्या मिला? ईंटे के टुकड़े मिली जो प्राचीनतम थी और प्राचीनतम वस्तुएं मिली। तो जो ईंटें बहुत पुरानी और प्राचीनतम नीचे से वस्तुएं मिली, इसको किसके पास भेज दिया गया? तो इसको कौन भेज दिए? तो जॉन विलियम ब्रेटन। ये जॉन विलियम ब्रेटन ने किसको भेज दिया? पुरातत्व के जनरल कौन थे? पुरातत्व के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के पास क्या कर दिए? इसको भेज दिए गए। अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेजा गया। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? पुरातत्व के जन्मदाता के स्वरूप में जाने जाते। और यही अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जब पुरातत्व में आर्कियोलॉजिकल में इसको क्या किया जाएगा? इसको निरीक्षण की गई। तो अब यही बाद में बताया गया कि ये कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। लिखेगा सन 1872 में प्रसिद्ध पुरातत्व सर अलेक्जेंडर कनिंघम इस स्थान पर आया। लिख लीजिएगा सन 1872 में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम इस स्थान पर आया। इस स्थान पे यही जहाँ पे खुदाई हो रही थी, कौन सी? हड़प्पा या सिंधु की, वही ये सभ्य है। सन 1872 में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम इस स्थान पर आया। लिख लीजिएगा सन 1872 में कौन आया? अलेक्जेंडर, प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हुआ? सन 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम इस स्थान पर, कौन सा स्थान पे? हड़प्पा स्थान पे आया। फिर जगह 1912 में जे फिलिप ने यहाँ से प्राप्त
कई सामग्रियों को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में भेजा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में भेजा। देखिए यही कहा जाता है जो अंग्रेजी थे यहाँ पे, तो ये जैसे कि बहुत सारे वस्तुओं को मुनाफा कमाने उसकी कंपनी का था दायित्व, लेकिन बाद में जब क्या हुआ कि ब्रिटेनिया साम्राज्य के अधीन जब चले गए हम, तो बहुत सारा विकास के भी काम हुआ। और जैसे पूरा तत्व सब था उसका अवशेष की खुदाई, ट्रेन लाइन बिछाने, ये सब, तो बहुत सारा क्षेत्र में भी शासन प्रशासन व्यवस्था है। और ऊपर से तो सबसे ज़्यादा उनका हक में है कि जो भी दलित समुदाय नीचे था, शूद्र लोग, दलित के लिए तो वो वरदान बन के आए, क्योंकि जो भी उस समय में शासन व्यवस्थाएं थी उसमें सबसे नीचे छुआछूत के स्वरूप में उसका हाल बहुत ही खराब था। नहीं तो उसको पढ़ने का, ना प्रवेश का, मंदिर का। महिलाएं की स्थिति दम दयनीय थी। महिलाओं को तो वस्तु को समान समझा जाता कि महिला क्या है, एक वस्तु। लोग इतना, पुरुष समाज इतना इच्छा करने लगे थे कि उनको लगता था कि महिलाएं है वो वस्तु की समान है। इच्छा करता था कि मरने के बाद भी वो मेरे साथ साथ जाए, इसीलिए सती प्रथा लागू हुआ ना। तो वही अंग्रेजी शासन के समय में आया था, वो सती प्रथा को बैन किया गया। तो यही कहता है कि दोनों वायलेंस जब देखेंगे तो उसके लाभ को भी देखेंगे कि अंग्रेजी सरकार क्या क्या किया था। यह अंग्रेजी सरकार ही चल रही जो पुरातत्व साक्ष्य की खुदाई चल रही है। तो 1912 में J.F. फिलिट यहाँ से प्राप्त कई सामग्रियों को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में भेजा, जो कि क्या हुआ, जो कि कहाँ छपी है, पत्रिका में, जो कि प्रकाशित एक लेख पत्रिका में, एक लेख पत्रिका में क्या हुआ, प्रकाशित हुई एक लेख पत्रिका में भी यही बात कर रहा है कि 1912 में J.F. फिलिट नाम के यहीं से प्राप्त बहुत सारे सामग्रियों को रॉयल एशियाटिक में भेजा गया, जो कि एक लेख प्रकाशित हुई है। उस कौन है, 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक के महानिदेशक कौन थे, महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या हो गया, नेतृत्व में क्या हो गया, कि नेतृत्व में कौन सा, तो यही कह रहे हैं 1921 में भारतीय पुरातात्विक के सर्वेक्षण महानिदेशक, तब महानिदेशक कौन थे, सर जॉन मार्शल। लेकिन जो उनके नेतृत्व आए, तो यही यहाँ पे आ गया कि जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या हुआ, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कौन सी, तो रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के साहिवाल जिले, तो यही लिख लीजिएगा, दाया साहनी 1921 ईस्वी में कौन सी तट पे, रावी नदी तट पे साहिवाल जिले, कहाँ, पाकिस्तान, पंजाब के पाकिस्तान क्षेत्र। क्या हुआ, हाँ
दयाराम साहनी की 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पे क्या हुआ, साहिवाल जिले में पंजाब के पाकिस्तान क्षेत्र उस समय टीले की खोज की, हड़प्पा के टीले की खोज की। यही है आपका। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पे क्या हुआ, साहिवाल जिले में पंजाब का क्षेत्र उस समय पुरता था, वही पंजाब के पाकिस्तान के रावी नदी के तट पे क्या हो गया कि हड़प्पा के टीले की खोज निकाली। तो यही कहा जाता है कौन सा, दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 1924 में नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि सबसे पहली बार कब, 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल जनरल थे ना जॉन मार्शल पुरातात्विक के, तो वही कहा 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने पेश किया हड़प्पा के विषय में रिपोर्ट पेश किया यह बताया कि यह सभ्यता, कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितनी की, कौन सी सभ्यता, जितनी की मेसोपोटामिया की सभ्यता, जितनी की मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता यही है। कह रहा है कि 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने हड़प्पा के विशाल रिपोर्ट पेश किया और यह बताया कि यह सभ्यता कितनी पुरानी है, उतनी ही पुरानी है जितनी की कौन सी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, जो मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता है वही मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, उसी तक कहा कि सबसे पुरानी सभ्यता, तो कहा कि हमारा भी जो सभ्यताएं है उतनी ही पुरानी है, कितनी पुरानी, जितनी कि मिस्र की मेसोपोटामिया का। तो कहेगा कि जो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता को बताया गया। तो जॉन मार्शल ने कब, तो 1924 ईस्वी में हड़प्पा की सबसे पहली बार दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर सिंधु की खोज की, कब, 1921 ईस्वी में। सबसे पहला बार डेट कह दिया कि हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमको कब मिली, तो 1826 ईस्वी में कौन थे, मासून थे, तो वही चार्ल्स मासून ने 1826 ईस्वी में पहली बार इसकी खोज की। लेकिन इसको बताया क्या कि ये सिकंदर के काल का है। दूसरा बार 1856 में कराची में पहला बार क्या हुआ, खोद हुई। तो वही खोद में क्या हुआ, कराची से लाहौर तक की लाइन बिछाई जा रही थी। इसके ईंटे के अवशेष को क्या हुआ, भेजा गया एशियाटिक सोसाइटी के पास। अब उसके बाद वाला जैसे क्या हुआ कि उसकी खुदाई से, अब उसके बाद में फिर 1872 में पुरातत्व पहले बार यहाँ पे कौन आए, एलेक्जेंडर कनिंघम जी आए। उसके बाद 1912 में कौन हुआ, JF क्लिट ने इसको प्राप्त किया। और आगे जा करके 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा ये साक्ष्य प्राप्त हुई। ये कौन सी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। इसकी मान्यता 1924 ईस्वी में कौन थे, जॉन मार्शल जी, ये पहली बार बताएं कि ये कौन सी सभ्यता है, मिस्र में किसकी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बराबर है। यही ना पूरा यहाँ तक के अवशेष आया है, इसकी मान्यता है जो खोद हुई। तो ये सभ्यता इतना ईसा पूर्व की पहले की है, लेकिन खुदाई चल रही है कब, तो वही कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में जा करके हमको पूरे विश्व के अवशेष से पहले पता ही नहीं थी कि ये सभ्यता नीचे है या क्या, या हम ही है। अब हम जब 19वीं सदी में क्या हुआ, जब इसकी पुरातत्व की खोज हुई, तब हम लोगों को पता चला कि हमसे भी पहले कोई सभ्यता यहाँ पे पहले से विकसित थी। समझ गए।
यही बात के अवशेष से पता लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब कह दीजिए कि सर अब कैसे मानेंगे, खोज तो हुई कौन सी सदी में, 19वीं सदी में, और 19वीं सदी में खोज हो रहा है तो ये प्राचीन सभ्यता को जो हम माने 2500 से 1750 ईसा पूर्व, इतना पुराना, तो कह रहा है कि इतना सौ ईसा पूर्व काल कैसे निर्धारण किया गया। तो क्या किया कि जो नीचे का अवशेष जीवाश्म मिला, उस जीवाश्म से क्या होती है, रेडियो कार्बन पद्धति आ गया, कार्बन 14 पद्धति से क्या हो जाती है, उससे अवशेष मापा जा सकता है कि कितना वर्षों पुराने की वस्तु है। समझ गए। तो यही मानक होती है कौन सी, तो कहा गया कि अब कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है कितना 100 ईस्वी से 2500 से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व की जो काल निर्धारण की गई है कौन सी पद्धति है, तो कार्बन 14 पद्धति। अब कहीं पे लिखेंगे तो लिखेंगे कार्बन 14 का बहुत सारा माना गया है, जिसमें एक डेट मान लिया गया कि कितना है, ये सत्य माना कि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है, कब की है, तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व में। क्लियर, पूरा डेट है। कहीं से कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आए MCQ कहीं दिक्कत ना होगा, कहीं पर या कहीं पे सजाना हो, लिखना हो, मीन्स दिखना एकदम क्लियर से डाटा लिखते चल जाए, कैसे आया, कब बना, यही तो फॉर्मेट में सजाना है ना। तो दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। खाली नोट्स रखिएगा, जान चला जाए लेकिन नोट्स बच चल रहा है ना जान चल जाएगा तो नोट्स बचा रहेगा, तो इतिहास में ना आपका नोट्स निकलेगा, दूसरा पढ़ेगा तो नाम लेगा। हैं, गांधी जी सोचते कि हम मर ही जाएंगे, भगत सिंह सोचते कि हम जाने चले जाएगा तो हम कुंची करेंगे, आज़ादी दे के, आज़ादी लेके कुंची करेंगे, हम जिए नहीं रहेंगे। आज भगत सिंह चल गए, वही ना आज़ादी दिलाए गए, तो दुनिया याद कर रही है। तो बहुत वही में तो कुछ % लोग होते हैं जो दुनिया में कायम होने के लिए, उनका विचार जिंदा रहे इसलिए जीते, ना तो सब अपना ज़िंदगी जीने के लिए रहते ना। तो आप चले जाएं, कौन बचा रहा है, नोट्स बचा है ना रे लिखिएगा नेक्स्ट। अब हम चला जाएंगे, मेरा विचार रहेगा ना, कोई किसी को मन किया तो देख लेगा कि कैसा विचार था लिखिएगा रेडियो या लिख लीजिएगा C14, इसी को कहा जाता है रेडियो कार्बन द्वारा जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की काल निर्धारण 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। क्या कह रहा है कि रेडियो क्या है, जो काल निर्धारण किया, कहा है कि हड़प्पा जो कितना वर्ष पुरानी है, इसका काल निर्धारण किया 2500 से 1750 ईस्वी तक। क्या है, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार क्या है, नवीन विश्लेषण पद्धति, सबसे नया है पद्धति कौन सी, कार्बन 14 पद्धति। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया कब से, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, है ना गलती, 50 ईस्वी पूर्व। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार है ये, इसके अनुसार सबसे नवीन पद्धति के द्वारा इतना माना गया, जैसे वो दूसरा काल निर्धारण है उसके द्वारा उतना माना गया। समझ गए, सब एक मानक है, बाद में बता जो ये सब आए ना, अब आगे लिखाएंगे कि कौन कितना कितना निर्धारण किए सो। तो अब यही मानक होता है कार्बन 14 पद्धति, जो अधिकतम मानी जाती है कितना, 2500 से 1750 ईस्वी। इसी को कहूँ पे मान लेता है 2300 से 1750 ईस्वी। 2013 में खिरसारा का उत्खनन ये
खोज हुई है। पश्चिमी भुज कहाँ पड़ता है? गुजरात। खारी सारा का उत्खनन कौन सी नदी में पड़ता है? खारी नदी के किनारे। नदी के किनारे उत्खनन किए। श्यामजी राव के द्वारा उत्खनन किए गए। पहला बात है कि यह एक विनिर्माण केंद्र था शहरी हड़प्पा चरण से संबंधित था। चरण से संबंधित था। उत्खनन से अनेक वस्तुएं मिली है। उत्खनन से मनके और मोहरे, यही सब मिला है। वस्तु जो मिली है सो मिली है यहाँ से मृदभान मनके मोहरे मिले हैं। 2013 में खिसरा एक नवीनतम जगह पूछे कहाँ हुई है 2013 में। खिसरा के क्या है, खिरसारा का उत्खनन हुआ। जो खिरसारा कहाँ पड़ता है? भुज के बड़ौदरा जिला के करीब में पड़ता है, गुजरात में। जो खारी नदी के किनारे कौन किए थे? तो श्यामजी राव जी का किए हैं। सो यह एक विनिर्माण केंद्र था, शहरी हड़प्पा चरण से संबंधित था। शहरी मतलब हड़प्पा के जो शहरी इलाका था ना, उस शहरी इलाका का अवशेष मिला है। उत्खनन से अनेक वस्तुएं मिली है जो मृदभान। यहाँ किले बंदी के अंदर, यहाँ किले बंदी के अंदर क्या की गई थी? किले बंदी, यहाँ किले बंदी के अंदर किले बंदी की गई थी। यही कहा गया कि 2013 में खिरसारा का उत्खनन हुआ, जो क्या था? पश्चिम भुज के जिला देख लिए थे, गुजरात। यहाँ पे क्या अवशेष मिला? किले के अंदर किलेबंदी की गई थी। बना लिए पूरा, यही पूरा अवशेष है। बाकी देखिए 2013 का एक अवशेष था, नया अपडेट था, यही इसको जोड़ दिए। समझ गए? क्लियर है? चले आगे। हाँ, गजब लड़का है। किलेबंदी के अंदर, किले मतलब कि एक स्थल है, यहाँ से बाहर से चारों तरफ से बाउंड्री वाल ना कर दिए। हाँ, तो जैसे एक अंदर से बाउंड्री वाल किए और फिर अंदर से बाउंड्री वाल, मतलब कि एक बड़ा बाउंड्री वाल हुआ और उसके अंदर फिर से एक अंदर बाउंड्री वाल, मतलब वो तोड़ा था फिर दूसरा को तोड़ के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। सेफ्टी नहीं लगा देते हैं, जैसे एक अंदर दरवाज़ा खुलेगा फिर दूसरा दरवाज़ा फिर तीसरा दरवाज़ा, तोड़ते तोड़ते अंदर जाना है। पहले क्यों होती थी कि आक्रमण होता था, अब पहले बाहरी लुटेरे आते थे अवशेष से। जैसे चीन के दीवार, कैसे चीन को पूरा साम्राज्य को बचाने के लिए, मतलब कोई बाहरी आक्रमणकारी अंदर प्रवेश नहीं कर सके, इसीलिए पूरा चीन के दीवार बना दी गई। वही उसी को कहते किलेबंदी, मतलब घेर देना चारों तरफ से किला। हाँ, तो किलेबंदी के अंदर कितना सुरक्षित किया गया था। यहाँ पे कह रहा कि शहरी क्षेत्र था, तब ना इसी टेक्नोलॉजी थी कि किलेबंदी के अंदर किलाबंदी था, मतलब वो किला अंदर बनाई गई थी फिर बाहर से किला बनाई गई थी। समझ गए? यही अवशेष है। ठीक, क्लियर? किलेबंदी के अंदर किलेबंदी
कहा जाता है कि मानव से विश्वास खत्म हुआ तब ताले का इजाद हुआ। ना समझ में का दिमाग रखता है, मतलब कि मानव में जब विश्वास नहीं रहा है तब ना हम ताला मार के क्यों जाते, कोई चोरी ना कर ले अंदर से। तो अब विश्वास खत्म हुआ ना कि अब मानव के विश्वास नहीं है मानव पे, इसीलिए ताला की इजाद हुआ कि हम सुरक्षित रखें, अगर जाएंगे तो कोई चोरी कर लेगा। तो विश्वास नहीं ना है तभी ताला लगाते, विश्वास रहता ताला काहे लगाएंगे इसीलिए होता है। चले आगे, क्लियर। हड़प्पा सभ्यता का आधार पर शारीरिक बनावट के मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों के अध्ययन मानव जाति को निम्नलिखित 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत हो गया कि शारीरिक बनावट किसके आधार पर, हड़प्पा सभ्यता का मूल निवास, मतलब कौन व्यक्ति मूल निवासी थे जो हड़प्पा सभ्यता के। तो अब मूल निवासी माना कौन जाएगा हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु का। तो शारीरिक बनावट के आधार पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकाल मिला, किसकी मिली है, नर की कंकालें मिली है। इस नर कंकालों के अध्ययन से मानव जाति का निम्नलिखित 4 समूहों में विभाजित की गई। क्या मिला है, जो नर कंकाल मिला है, मतलब मांस खत्म हो गया, पूरा कंकाल बचा हुआ है अंदर है ना, तो वही जो कंकाल मिला वो किसका कंकाल था, नर का कंकाल था। उस नर कंकाल को वर्गीकृत किया गया कितना पे, 4 समूहों में बांटा गया। तो अब देख लेंगे ये 4 समूह, यही ना चारों पढ़ के 5 पढ़ के आए थे कि आर्ड ऑस्ट्रोलाइड प्रोटो, वो बनते बनते वहाँ होमो सेपियंस तक के गए थे। तो अब यही का अवशेष जो कहते मानव में बनी, तो कौन सा अवशेष सिंधु में पाया गया, समझ गए। कौन कौन मिले से लिख लीजिएगा। कहा जाता है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, भूमध्य मेडिटेरेनियन, मंगोलिया एंड प्रोटो नॉर्डिक अल्पाइन। यही आपका 4 को कहा कि शारीरिक बनावट के आधार पर नर का जो कंकाल मिला वो कौन 4 है, अर्ध ऑस्ट्रोलाइड जिसको कहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरीय, उसके बाद मेडिटेरेनियन, क्या कहा गया इसका, मेडिटेरेनियन, उसके बाद मंगोलिया तथा आध नॉर्डिक जिसको कहता है मैंगोलॉइड एंड प्रोटो नॉर्डिक, उसके बाद अल्पाइन, इसको कहा गया अल्पाइन। यही 4 वो मिला है कौन सा, हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी। समझ गए इसको, प्रजाति के थे। भूमध्य
सागरीय के थे। क्या कहा, संभव तो माना जाता है जितना कहीं पर यह दावा नहीं ना करते रहता इतिहास के दम इतना है, क्योंकि उस सामने से देखा नहीं है, पूरा साक्ष्य प्रमाणित किया, लगभग कह दिया कि हाँ संभव तब इतना ही होगा, पूरा सिमिलिटी मिल रही, लेकिन एकदम पूरा ना कहता कि यही है। कह रहा है ना कि बाद में चेंजिंग भी हो सकती है, लेकिन जितना तक पूरा खोज किया है संभव तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, भूमध्य सागरीय है। आप लोग बोलिएगा तो कहेंगे ना है यही है, हम जो देखे वही प्रमाण, जिसको मैं नहीं देखा वो प्रमाण ना। तो ईश्वर को तो हम नहीं देखे, प्रमाणित है ना। और रामचंद्र ने कौन, हड़प्पाई लोग कौन थे, आर्य थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने कहा आर्य। गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड ने इसको कहा कौन सा, सुमेरियन। राखल दास बनर्जी, हड़प्पा सभ्यता का मूल निवास देख लिए कौन कौन सा है, तो संभवतः हड़प्पा सभ्यता क्या है, भूमध्य सागरीय था, यही था कह रहा है सो। उसके बाद DR लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने इसको क्या नाम दिए, आर्य नाम दिया। कौन नाम दिया, आर्य कौन कहे, DR लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र। गार्डन चाइल्ड ने कहा कि यह सुमेरियन समूह का था। राखल दास बनर्जी ने कहा कि सिंधु द्रविड़ प्रजाति का था। अब व्हीलर ने क्या किए, दस्यु एवं दास प्रजाति के कहा सो। यही आपका पूरा हड़प्पा सिंधु घाटी देख लिए ना कि सिंधु घाटी क्या थी, कि उसकी अवशेष का पता लगाया। सिंधु क्यों कहा गया, तो सिंधु नदी के किनारे उसकी अवशेष मिली सो, उसका विस्तृत क्षेत्र पूरा फैला हुआ था, हड़प्पा फैला हुआ, तो इसीलिए उसको कहा गया हड़प्पा सभ्यता। कहना ज़्यादातर तार्किक लगा, इसीलिए सिंधु हड़प्पा के खोजकर्ता मला में क्या आया, दयाराम साहनी। रावी नदी के तट पर पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र के एरिया पड़ता था, जो खुदाई हुई क्या सबसे पहले रेलवे लाइन के लिए, उसी खुदाई के स्वरूप में इसका अवशेष मिला। इसी के तहत पूरा हम एरिया को देखते चले गए। फिर इसमें सिंधु में 4 वो अवशेष नर की प्रजाति मिली, उसका अवशेष देखे। फिर इस कौन सा समूह का होता है, कौन जाति का अवशेष था, मूल जाति कौन है, किसका, प्रजाति सिंधु का। उस प्रजाति को सब राइटर का जो इतिहासकार है उसका अलग अलग मत है, जिसमें मुख्य मत हम देख लिए। सो इतना तक खत्म हो गया। अब देखेंगे कि सिंधु का विस्तार कितना है और कितने पूरे विस्तार में फैली हुई। अब भारत जो अभी मूल भारत है, उस मूल भारत से कितने एरियाओं को टच कर रहा है। सो कल देखेंगे। बाकी आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, बाकी कोई डाउट रहे फिर से आगे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। यही इसके तक हम आपको क्या करते हैं, समापन करते हैं। फिर नेक्स्ट मिलेंगे आप लोगों से। क्लियर, चलिए।